वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो को अगर तुम पहली बार देख रहे हो तो तुम्हें स्टोरी के बारे में कुछ समझ नहीं आने वाला। स्टोरी के बारे में समझने के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट को चेक करो और इस वीडियो को देखो। एपिसोड 9 बैड टाइम। 6 साल के बाद एलएफ कॉलेज। आंखों पर चश्मा, पीठ पर कॉलेज का बैग डाले हुए एक लड़का कॉलेज के अंदर आ रहा है। उसे देखते ही सारे लड़के उसे अपनी उंगली से इशारा करते हुए आपस में बात करने लगते हैं। एक लड़का अपनी बाजू वाली लड़की से कहता है, देखो लूजर आ गया। उस लड़के को देखते हुए वह लड़की कहती है, यार इस लूजर को हमारे जैसी अच्छी कॉलेज में एडमिशन कैसे मिल गई? प्रिंसिपल के पास इसके लिए 2 रिकमेंडेशन आए थे इसीलिए। ओ लड़की फिर से पूछती है, 2 किसके? ओ लड़का कहता है, पहले इसकी दादी ने भेजा था, दूसरा इसके मंगेतर के पिता मनोज सिंह ने भेजा था। पता नहीं इसकी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है, इसके पास आर्य जैसी खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की है। यह सुनकर वह लड़की हंसते हुए कहती है नहीं थी। वह लड़का पूछता है, क्या मतलब? वह लड़की कहती है, तुम्हें नहीं पता 1 वीक बैक आर्य ने इसके घर पर जाकर मंगनी तोड़कर आई। अब और एक बात जल्दी, आर्य की और रॉय खानदान के अगले हेड राघव रॉय की मंगनी होने वाली है। उन दोनों की बात जब पास से गुजर रहे देव के कानों में पड़ती है तो उसे पिछले 6 साल से अपने साथ जो भी हुआ वह सब याद आने लगता है। 6 साल पहले उस घटना के बाद देव पूरे 1 महीने तक कोमा में रहा था। जब वह कोमा में से उठा तो उसे पता चला कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा। अब उसे देखने के लिए चश्मे की जरूरत पड़ती है। अगर वह 100 मीटर से ज्यादा दूर भगने की कोशिश किया तो उसकी सांस फूलने लगती है। अगर कोई भी भारी चीज उठाने की कोशिश की तो उसका पूरा बदन दर्द करने लगता। पहले कोई चीज देखकर याद कर लेने वाले देव को अब कोई चीज याद करने के लिए कम से कम 100 बार पढ़ना पड़ता है, जिसकी वजह से कभी क्लास टॉपर आने वाला देव अब सिर्फ काफी मुश्किल से पास मार्क्स ला पाता है। देव की बिगड़ती हालत की वजह से मोहन अपने ऑफिस के काम पर ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से प्रमोद राय मोहन को हर दिन नीचा दिखाने लगते थे। 2 साल पहले अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी करके राघव रॉय इंडिया वापस लौट आया था। उसकी काबिलियत देखकर मनोहर रॉय उसे डायरेक्ट सीईओ बना देते हैं। राघव आते ही मोहन के ऊपर प्रेशर बनाने लगता है और कुछ ही दिनों में वर्क नेग्लेंसी के बहाने मोहन को कंपनी से निकाल देता है। उस वक्त रोहिणी रॉय अपने बीमारी के इलाज के लिए लंदन जा चुकी थी। इसी का सहारा लेकर राघव ने रोहिणी राय ने जो विला मोहन को दिया था उसे वापस छीन लिया था। मोहन ने अपने सेविंग से एक छोटा सा डबल बेडरूम फ्लैट खरीद लिया था। मोहन को बचपन से ही कुकिंग काफी पसंद थी, इसीलिए उसने एक रेस्टोरेंट ओपन कर लिया था। मनोज ने मोहन से रिक्वेस्ट किया था कि वो आकर उसकी कंपनी ज्वाइन कर ले। मोहन यह कहकर मना कर दिया था, वह इस वक्त अपने परिवार का ख्याल रखना चाहता है, न कि किसी कंपनी में काम करना चाहता है। मोहन जानता था कि अगर उसने मनोज की कंपनी ज्वाइन कर ली तो राय परिवार से सिंह परिवार को जो रिसोर्स मिल रहे हैं वह बंद कर दिए जाएंगे और मनोज भी दिक्कतों में आ जाएगा, इसीलिए उसने मना कर दिया था। जब यह सब विदेश में इलाज करवा रही रोहिणी राय को पता चला तो अपना इलाज बीच में ही छोड़कर इंडिया वापस लौट आ गई थी। मोहन के पास आकर उसे वापस आने के लिए कहा था, लेकिन मोहन यह कहकर मना कर दिया। अब वो यह सब झंझटों में नहीं पड़ना चाहता है। मोहिनी राय भी ज्यादा जिद नहीं की, क्योंकि वह जानती थी मोहन जितना तरक्की करेगा राय परिवार उसे उतना ही दबाने की कोशिश करेगा। लेकिन मोहन से यह कह दिया था कि आज से देव की पढ़ाई की जिम्मेदारी वही लगी। 1 वीक पहले जब देव सुबह उठकर बाहर हाल में आया था तो देखा कि उसके हाल के सोफा पर एक तरफ उसके माँ बाप बैठे हुए हैं, दूसरे तरफ मोहिनी और आर्य बैठे हुए हैं। आर्य पहले से भी काफी खूबसूरत हो चुकी थी। उसके काले लंबे बाल और गोरा सा चेहरा ब्लू कलर सलवार सूट में बिल्कुल एक मॉडल की जैसी लग रही है। और मोहिनी दौलत के नशे में पहले से भी ज्यादा घमंडी हो चुकी थी। मोहिनी देव पर एक नजर डालकर मीनाक्षी और मोहन से कहती है, देखो मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगी, सीधी सी बात, हम यह मंगनी तोड़ना चाहते हैं। यह सुनकर नाराजगी से मीनाक्षी कहती है, क्या मिस्टर सिंह को पता है कि आप यहाँ मंगनी तोड़ने के लिए आए हैं? इससे पहले मोहिनी कुछ कह पाती तभी पासी में बेटी आर्या कहती है, आंटी पापा को पता है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
मैं अब ये मंगनी को तोड़ना चाहती हूँ। यह सुनकर मीनाक्षी कहती है, आर्य तुम अभी बच्ची हो। और इससे पहले मीनाक्षी अपनी बात पूरी करती आर्य कहती है, आंटी मैं आप बच्ची नहीं रही, अब मैं सब कुछ जानती हूँ। मेरे पिता चाहते थे कि मेरी शादी देव जैसे टैलेंटेड लड़के से हो, लेकिन अब देव टैलेंटेड नहीं रहा। अब हम दोनों की दुनिया बदल चुकी है। पहले मुझे देव के साथ खड़े होने में गर्व होता था, अब मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं देव जैसे एक लूजर की मंगेतर हूँ। आर्य और कुछ कह पाती तभी उस हाल में चिल्लाने की आवाज गूंजती है, आर्य। जब वह लोग पलटकर देखते हैं तो वहां मनोज सिंह खड़े हुए हैं, जो गुस्से से आर्य को ही घूर रहे हैं। मनोज कुछ देर आर्य को गुस्से से घूरते हैं, फिर मोहन और मीनाक्षी के सामने आकर खड़े होकर कहते हैं, मुझे माफ कर दो, शायद मैंने इसे कुछ ज्यादा ही लाड प्यार से पाला है। घर जाने के बाद अच्छे से समझा दूंगा, तुम लोग बुरा मत मानो। मनोज और कुछ कहे पाते तभी देव कहता है, नहीं अंकल, आर्य ने जो भी कहा सही कहा, मैं अब पहले जैसे नहीं रहा। यह सुनकर मनोज कुछ कहे पाते तभी पहले जैसा बन पाऊं। मनोज देव की तरफ पलटते हुए हम इन दोनों को जिद से इस रिश्ते में बांधकर नहीं रख सकते हैं। यह सुनकर मनोज निराश हो जाते हैं और देव की तरफ पलटकर उसके गाल पर हाथ रखकर कहते हैं, भले ही अब हमारे बीच कोई रिश्ता ना हो, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारा पिता का दोस्त हूँ। तुम कभी भी मेरे पास मदद के लिए आ सकते हो। और वह वहां से चले जाते हैं। उनके पीछे पीछे आर्य और मोहिनी भी चले जाते हैं। भले ही अपने मंगनी टूटने की देव को कोई दुख ना हो, लेकिन आर्य ने उसके बारे में जो उसकी मां के सामने कहा था वह सब सोचकर देव को काफी बुरा लगने लगता है। यह सब होने के 5वें दिन ही सुबह न्यूज़पेपर में न्यूज आता है, जल्दी ही आर्य सिंह और राघव रॉय की मंगनी होने वाली है। यह देखकर मीनाक्षी काफी उदास हो जाती है। जब देव यह सब देखता है तो वह अपने माँ के पास बैठता है और उनसे कहता है, आप फिक्र ना करें माँ, मैं आर्य से बेहतर लड़की को आपके लिए बहू बनाकर लाऊंगा। यह सब सोचते हुए देव अपने क्लास के तरफ जा रहा था, तभी वह किसी से टकरा जाता है। वह अपना सर उठाकर देखता है तो यह कोई और नहीं राजीव रॉय था। राजीव रॉय गुस्से से देव को एक थप्पड़ मारता है और कहता है, क्या रे अंधे, नजर नहीं आ रहा है क्या? और देव को एक और थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाता है, तभी पीछे से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। जब राजीव पलटकर देखता है तो यह कोई और नहीं रूही थी। यह देखकर राजीव कुछ कह पाता उसके गालों पर कोई जोर से थप्पड़ मारता है। राजीव गुस्से से उस तरफ देखता है तो वहां रोहन खड़ा हुआ था और दोनों एक साथ कहते हैं, अंधा वह नहीं, अंधा तो था। रोहन कहता है, हमने देखा था, तूने जानबूझकर उसे टक्कर मारी थी। राजीव उन्हें उंगली दिखाते हुए कहता है, कमीनों में तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पीछे से रोहन कहता है, जा जो उखाड़ना है उखाड़ ले जा। तभी देव कहता है, शुक्रिया यारों। यह सुनकर दोनों उसके गले में हाथ डालते हैं और कहते हैं, क्या तुझे भी मार खाना है? क्या हमें शुक्रिया कह रहा है? यह सुनकर देव स्माइल करते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, बस ऐसे ही निकल गया। और वह तीनों क्लास में चले जाते हैं। पिछले 6 साल में कोई चीज नहीं बदली तो वह है उसकी दादी और माँ बाप का प्यार और इन दोनों की दोस्ती। उस तरफ राजीव अपने गाल पर हाथ रखकर गुस्से में कॉलेज की कैंटीन में जाता है। वहां कुछ लोग बैठकर बात कर रहे हैं। राजीव को देखते ही सब लोग उठकर खड़े होते हैं और कहते हैं, भाई आपको क्या हुआ? आप गाल पर हाथ रखकर क्यों आ रहे हैं? यह सुनकर राजीव गुस्से से कहता है, एक लड़की ने किस किया है। राजीव का ताना सुनकर सब लोग डर जाते हैं और पीछे हो जाते हैं। राजीव चिल्लाते हुए कहता है, सालों मुझे थप्पड़ मारा गया है। राजीव के चमचों में से एक पूछता है, कौन है भाई वह? राजीव कहता है, और कौन? वह लूजर के दोस्तों ने। यह सुनकर वह लोग कहते हैं, चलो अभी उनको देखते हैं। राजीव उन्हें रोकते हुए कहता है, अरे नहीं बेवकूफ हो, अगर यहाँ लड़ाई हुआ ना तो यह बात दादी तक जाएगी और दादी घर पर हंगामा मचा देगी। इसीलिए हम आज रात उस लूजर के हड्डियां तोड़ देंगे, जिसकी वजह से वह कल से कॉलेज ही नहीं आ पाएगा। उसके बाद इन लोगों को आराम से निपटाएंगे। यह सुनकर वहां सबके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। कुछ देर के बाद क्लास में रोहन और देव पहले जैसे ही पास में बैठे हैं।
रूही किसी और लड़की के साथ बैठी हुई है क्योंकि यह 6 साल में आर्य जैसे जैसे देव को अपने से दूर किया वैसे ही रोहन और रूही भी आर्य से दूर होने लगे। वही सामने वाली बेंच पर आर्य एक लड़की के साथ बैठी हुई है। उससे ही कुछ दूरी पर राजीव अपने चमचों के साथ बैठा हुआ है। ब्लैकबोर्ड के पास एक खूबसूरत सी लड़की जिसके काले लंबे बाल और पीले रंग की साड़ी पहने हुए इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा रही है। टीचर को घूरते हुए रोहन देव से कहता है, भाई नैना मैडम कितनी खूबसूरत है ना। यह सुनकर देव कहता है, टीचर पर नहीं सब्जेक्ट पर ध्यान दें। यह सुनकर रोहन छिड़ते हुए कहता है, भाई तू वक्त के साथ साथ बहुत बोरिंग हो रहा है। कुछ देर के बाद नैना मैडम अपना क्लास खत्म करके बच्चों को गुड बाय कहकर क्लास में से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद मैथ्स टीचर शेखर सर आते हैं। सर आते ही कहते हैं, 3 दिन पहले मैंने एक टेस्ट रखा था, आज उसका रिजल्ट देखते हैं। सबसे पहले आर्य जिसके 98 मार्क्स है, रूही जिसके 95 मार्क्स है, रिया 93 मार्क्स। ऐसे ही सबके पेपर्स बांटने लगते हैं। आखिरी में उनके पास एक पेपर बचता है। सर कहते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, यह पेपर किसका है। यह सुनकर देव उठकर खड़ा होता है। यह देखकर सर कहते हैं, पता नहीं तुम्हें कैसे परफेक्ट पास मार्क से आ जाते हैं, ना एक ज्यादा ना एक कम। 1 वीक के बाद मंथली टेस्ट है, अगर उसमें तुम्हारा एक भी मार्क कमाए ना तो मैं तुम्हें इस क्लास से नहीं पूरे कॉलेज से निकालकर बाहर फेंक दूंगा। भले ही तुम्हारे पास किसी का भी रिकमेंडेशन हो। और वह पेपर को देव के हाथों में थमाकर वहां से चले जाते हैं। क्लासेस खत्म होने के बाद देव लाइब्रेरी में जाने लगता है। रूही और रोहन घर के लिए निकल जाते हैं। काफी देर लाइब्रेरी में ही पढ़ने के बाद देव घर के लिए निकलता है। तभी देव के सामने एक कार आकर रुकती है और उसमें से कुछ लोग देव को पकड़कर अंदर खींच लेते हैं। आखिर किसने पकड़ लिया देव को? क्या इस प्रॉब्लम से देव बाहर निकल पाएगा? क्या करेगा? देखो, इस परेशानी से निकलने के लिए जाने के लिए सुनते रहिए सुपर सर्वाइवर।